अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ये आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे, अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। देखो, हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? यूनिवर्स में जो भी दो मासेस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में जो कोई भी दो बॉडीज है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब फिर ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी, देखो, ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। अर्थ पे जो बॉडीज है या अर्थ की सरफेस के नज़दीक या अर्थ की सरफेस पे जो बॉडीज है, उन बॉडीज और अर्थ के बीच जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगता है उसको एक स्पेशल नाम रखा गया, ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी यहाँ पे लिखूंगा मैं लाइन इस पे, ग्रेविटी इज द फोर्स, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन with which earth attracts towards its center a body lying on or near the surface of earth, ये है अर्थ, और सपोज ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे कोई बॉडी है, सपोज इस बॉडी का मास m है, अर्थ के सरफेस के नज़दीक। इस बॉडी को अर्थ अपनी ओर खींचती है विद अ फोर्स कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सिंपली ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ, ग्रेविटी इज अ स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन का एक स्पेशल केस है। कोई भी दो बॉडीज, उनके बीच जो फोर्स ऑफ किसी भी दो बॉडीज, अगर दो बॉडीज है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन जनरल इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक, जो फोर्स अर्थ और ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है, जो ऑब्जेक्ट्स अर्थ पे है या अर्थ की सरफेस के नज़दीक है, उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को एक स्पेशल नाम दिया गया, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज ये बॉडी है, इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगता है? इट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। ये आपने 9th में पढ़ा होगा, वेट ऑफ द बॉडी। अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है टुवर्ड्स इट्स सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी एंड इट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज इस बॉडी का मास है, से इट इज 10 kg, इसका मास है 10 kg, तो इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा? दैट विल बी इक्वल टू मास इज 10 kg इंटू 9.8 इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल बी इक्वल टू 98 न्यूटन। सो 98 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दिस ऑब्जेक्ट। सो ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें कहा गया डस्टर, एक मिनट डस्टर लाता हूँ। नाउ इसमें हमें क्या समझना है? पहले हमें देखना है व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम स्टडी करेंगे पहले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझेंगे। देखो, ये है अर्थ का सेंटर, अब यहाँ पे कोई बॉडी है ऐसे,
यहाँ पे कोई बॉडी है अर्थ की सरफेस के नज़दीक, इस बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूँ, इस बॉडी को मैंने छोड़ा, इस बॉडी को मैंने गिरने दिया। अब जब मैंने इस बॉडी को गिरने दिया, ये बॉडी नीचे आएगी और एक्सेलरेट होके नीचे आएगी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं आएगी, एक्सेलरेट होके नीचे आएगी। पहले इसकी वेलोसिटी थी 0, जब मैंने इसको ड्रॉप किया, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी, फिर बढ़ेगी। जब ग्राउंड ये स्ट्राइक करेगी उस टाइम इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। दैट मीन्स ये बॉडी एक्सेलरेट होके नीचे आ रही है। दैट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन आ रही है। जो इसमें गिरते गिरते जो इसमें एक्सेलरेशन आएगी, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे यहाँ पे लाइन लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity is the acceleration set up in a body when it falls under the effect of gravity alone. So, जब एक बॉडी नीचे आएगी अर्थ की सरफेस के नज़दीक, जब एक बॉडी नीचे गिर के आएगी, तो उसमें जो एक्सेलरेशन जो इसमें पैदा होगी, जो इसमें एक्सेलरेशन सेटअप होगी, उस एक्सेलरेशन को कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्ट फॉल होना चाहिए अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। सिर्फ ये गिरना चाहिए ग्रेविटी के अंडर, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर। अगर कुछ हवा चल रही होगी या कोई डिस्टर्बेंस होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होगी वो। सो द ऑब्जेक्ट शुड फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। पूरा डिस्टर्बेंस के बगैर ही गिरना चाहिए। जो इसमें एक्सेलरेशन आएगी दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अच्छा, तो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक, अर्थ के नज़दीक हम इसका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है, इट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ वी टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस वैल्यू से ऐसा लगता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, मगर ऐसा नहीं है। हम आगे देखेंगे, आगे हम जब पढ़ेंगे हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, हाइट, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर हम अर्थ में होल बनाएं, उस होल में अगर हम नीचे नीचे जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उससे भी चेंज हो जाती है। मगर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसमें वेरिएशन बहुत ही कम है सरफेस ऑफ अर्थ के नज़दीक, तो हम इसका वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं एंड दैट कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसमें वेरिएशन भी आती है, हाइट के साथ वेरिएशन आती है, डेप्थ के साथ वेरिएशन आती है, वो हमें आगे देखना है, आगे हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। रिलेशन बिटवीन G and G, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, तो इनके बीच हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन बिटवीन G एंड G, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इनके बीच हम रिलेशन देखेंगे क्या है। देखो, सपोज ये यहाँ पे है अर्थ, और हम इसको मान रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम इसको मानेंगे अर्थ एक स्फीयर है, ये इसका सेंटर है और इसका रेडियस है r। इसका रेडियस कितना है r। सो टू मेक इट सिंपल, टू मेक आवर स्टडी सिंपल, हमने कंसिडर किया जो अर्थ है ये एक स्फीयर है, परफेक्ट स्फीयर है, जिसका मास है कैपिटल M। देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं, कंसिडर अर्थ टू बी अ स्फीयर of mass m and radius r, इसका मास है m और रेडियस है इसका r। ठीक है, और इसको हमने माना ये एक स्फीयर। सपोज अर्थ की सरफेस पे एक मास रखा गया जिसका मास है स्मॉल m एट पॉइंट A। सो ए मास ऑफ m is placed at point A,
पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पे रखा गया एक मास, ठीक है। अच्छा, नाउ देखो ये मास जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे, इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन मास एम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन on mass m, as given by law of gravitation, law of gravitation के अकॉर्डिंग इस पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज गिवन बाय g मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ठीक है। मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। अच्छा, इसी ऑब्जेक्ट पे देखो दूसरी फॉर्मूला से भी हम फोर्स देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस पे फोर्स इतना है, अकॉर्डिंग टू सर न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगेगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कितना लगेगा, इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितनी है, एक्सेलरेशन इज g, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन के बदले लेना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अच्छा देखो इस ऑब्जेक्ट पे एक इक्वेशन बोलती है, इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है Gmm डिवाइड बाय r स्क्वायर। सर न्यूटन की ही दूसरी इक्वेशन कहती है कि इस पे जो फोर्स डाउनवर्ड फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू mg, और दोनों रिलेशन सही है। एक ही फोर्स के लिए दो रिलेशंस है और दोनों रिलेशन सही है, दैट मीन्स इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। इनको जब हमने इक्वेट किया हमें क्या मिला, mg इज इक्वल टू gmm डिवाइड बाय r स्क्वायर। m और m हो जाएगा कैंसल, एम्प्लाइज आई कैन राइट g इज इक्वल टू gm डिवाइड बाय r स्क्वायर। सो ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो इस रिलेशन से हम कुछ चीजें इंटरप्रेट करेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू g कैपिटल M डिवाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। इसमें मास ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं पे नहीं है, ये स्मॉल m इस रिलेशन में कहीं पे नहीं है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g is independent of mass of the object पे मास, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड ही नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। देखो अब ये सब सपोज सरफेस ऑफ अर्थ है, ये है सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, यहाँ पे 1 kg मास है और यहाँ पे 10,000 kg मास है। जब ये दोनों गिरेंगे, जब ये दोनों नीचे आएंगे, इनमें एक्सेलरेशन सेम होगी, जितनी 1 kg मास में एक्सेलरेशन पैदा होगी उतनी ही 10,000 kg में भी एक्सेलरेशन पैदा होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा जो हम इंटरप्रेट करते हैं इसे, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन, एक्सेलरेशन g depends on mass of the planet and radius of the planet, देखो इस केस में ये मास ऑफ अर्थ है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। सपोज हम जाते जुपिटर पे, अगर हम जुपिटर पे जाएंगे, ये प्लेनेट जुपिटर है, ये रेडियस ऑफ जुपिटर है, जुपिटर का रेडियस। सो एक्सेलरेशन ऑन जुपिटर विल बी इक्वल टू, वहां पे भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जी तो हर एक जगह पे सेम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ जुपिटर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर, इसी तरह अगर हम मून पे जाते, ये मून का रेडियस है r मून, तो एक्सेलरेशन मून पे कितनी होगी, एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून इट विल बी इक्वल टू g मास ऑफ मून डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर,
ठीक है। तो एक्सेलरेशन डिपेंड इस बात पे करता है कि प्लेनेट जहाँ पे हम है, अर्थ पे है, किसी और प्लेनेट पे है, मून पे है, उसका मास कितना है और उसका रेडियस कितना है, बस इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इस बात पे इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि ऑब्जेक्ट कौन फॉल कर रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, गिर रहा है। तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लेनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लेनेट। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी डायरेक्शन क्या है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड तो हमें आता है। अब इसका मैग्नीट्यूड होता है बराबर G = GM / r²। ऐसे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, किस प्लेनेट पे, अर्थ पे, मून पे, जुपिटर पे कितना होगा। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब हम अर्थ की बात करेंगे, अर्थ पे ही है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो ये है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या है। देखो अब देखो, हमने डायनेमिक्स में हमने सीखा, डायनेमिक्स चैप्टर में नेट एक्सेलरेशन और नेट फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है। जहाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होती है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अगर इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स इसकी जो एक्सेलरेशन है g, स्मॉल g, दैट विल आल्सो बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो द डायरेक्शन ऑफ g, acceleration due to gravity, is always towards the center of earth. It is always towards the center of earth, हमेशा center of earth की ओर होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखो, यहां पे हम एक चीज सीखेंगे। देखो, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये है सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ की सरफेस। यहाँ पे मैं दो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉप करूंगा। एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है सपोज इसका मास है 1 kg। ठीक है, इसका मास है 1 kg और इस ऑब्जेक्ट का मास है सपोज 100 kg। अब इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं नीचे गिरा रहा हूँ साइमल्टेनियसली। किस हाइट से? मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को गिरा रहा हूँ हाइट h से नीचे। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं हाइट h से नीचे गिरा रहा हूँ। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इन दो ऑब्जेक्ट्स में ग्राउंड को पहले कौन हिट करेगा, 100 kg या 1 kg? इन दो ऑब्जेक्ट्स में पहले कौन नीचे गिरेगा, पहले कौन अर्थ को स्ट्राइक करेगा? तो इसको हम इक्वेशंस की मदद से हम निकालेंगे, पहले कौन नीचे गिरेगा। ठीक है। देखो, फॉर दिस ऑब्जेक्ट, फॉर 1 kg मास, हम इक्वेशन यूज करेंगे S = ut + ½ of at²। तो हम इस रिलेशन से निकालेंगे इसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड हिट करने में। तो इसको कितना नीचे आना है, h, s के बदले h लिखेंगे, = पहले ये स्टेशनरी था, मेरे हाथ में था, फिर मैंने इसको ड्रॉप किया, तो दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी 0 × t + ½ of a के बदले, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसमें g, t1²। सपोज इसको t1 टाइम लग रहा है, इस ऑब्जेक्ट को t1 टाइम नीचे आने में लग रहा है। So h will be equal to ½ of g t1², or we can write 2h upon g √ is equal to t1। So t1, इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में t1 टाइम लग रहा है, जो है √2h/g। ठीक है। अब फॉर 100 kg मास के लिए हम देखेंगे इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में। यही रिलेशन, इसको भी h से नीचे आना है। ये भी पहले स्टेशनरी था, फिर मैंने इसको छोड़ा, 0 × t2। सपोज इसको टाइम लगा है t2। सपोज 100 kg मास को नीचे आने में t2 टाइम लग रहा है, +½ क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मास पे डिपेंड नहीं करता। अभी हमने देखा, मास ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करता। जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा 1 kg मास, उसी एक्सेलरेशन से 100 kg नीचे आएगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे सेम है, जी जो यहाँ पे वो ही यहाँ पे भी। सो t2², और वी कैन राइट h = ½ of g t2², और वी कैन राइट 2h/g is equal to t2², और t2 will be equal to √2h/g। सो t2, इसको कितना टाइम लग रहा है, इस बॉडी को, √2h/g। इस बॉडी को कितना टाइम लग रहा है नीचे आने में, √2h/g। दैट मीन्स इन दो बॉडीज को सेम टाइम लगता है नीचे आने में।
जब ये बॉडी स्ट्राइक करेगी ग्राउंड, उसी टाइम पे ये बॉडी भी ग्राउंड स्ट्राइक करेगी। ठीक है, तो अगर हम दो बॉडीज़ को छोड़ें, एक भारी है और एक हल्की बॉडी है, उन दो ऑब्जेक्ट्स को अगर हम नीचे छोड़ें तो वो दो ऑब्जेक्ट्स एक ही टाइम पे नीचे गिरते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं एक हैवी बॉल है, सपोज एक हैवी बॉल है, कन अथस मज, ठीक बेस अथ मे फेदर तीर फेदर तस हल्का सा कम आसान, अगर बह दोशवे त्रा अके टाइम अक्सी टाइमस साइमल्टेनियसली अगर बह कुछ हाइट पे त्रा यमन गस लगुन अकोई टाइम बोन ग्राउंड हिट करनस, तेल क्या डिफरेंट टाइम लगा। वही सी हम देखते हैं कि अगर बह त्रा सपोज बह खस त्रेमिस पोरस पे, त्रेमे पोर पे त्रा बह कन बे त्रा बह फेदर तीर त्रा यमो दोयों मज वुचान गो वातान कन पे वसान फेदर। सो इक्वेशंस अगर वन यम गसन वसन साइमल्टेनियसली, यमन क्या टाइम लगा क्या एयर रेजिस्टेंस सो फेदर फेदर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा, अत एयर रुकावान। ठीक है, अत एयर दिवान बोन वसन सहल सहल, अत एयर रुकान, मगर कम एयर रेजिस्टेंस तीजा कह। सो एयर रेजिस्टेंस, अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करें, अगर एयर रेजिस्टेंस को इस सिनेरियो से बाहर निकालें, तो ये दोनों स्टोन एंड फेदर दे विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। अगर हम ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करें जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं, और हम ड्रॉप करें एक स्टोन और एक फेदर को, दोनों ऑब्जेक्ट्स दोनों फॉल दोनों ग्राउंड को हिट एक ही साथ करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी होती है विद हाइट, क्या इफेक्ट पड़ता है हाइट का, क्या इफेक्ट पड़ता है डेप्थ का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।